All right, so I guess we are ready for the second session. तो अब तक जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, दो स्कूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, उसके बारे में कोई क्वेश्चंस कि हाउ इज लाइफ देयर, या हाउ कैन यू अप्लाई इट इन योर स्कूल्स एंड सो ऑन? Would you want to apply it in your schools? Let's start with that. Yes, sir. Okay. तो इसमें से अगर हम लोग को कुछ भी अगर अप्लाई करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? That is one question that we need to think about. And how can we apply it at different levels? तो जैसे जो आरोही का जो एग्जांपल दिया, आरोही के जो मैंने फोटोज बताए, वहाँ तो कोई एज लिमिट भी नहीं है कि बच्चे ही आकर पढ़ सकते हैं वहाँ पर, या बच्चे ही आकर सीख सकते हैं वहाँ पर. वी कैन हैव एनीवन देयर. एक जो उनका जो क्वेश्चन आंसर राउंड था जब हम लोग विजिट करने के लिए गए थे, तो somebody asked a question कि you are probably here because you could not fit in the conventional education system. मतलब आपको conventional education system के साथ में adjust नहीं हो सके आप, या फिर you did not resonate with it. Resonate मतलब आपको वो related नहीं लगा, familiar नहीं लगा, useful नहीं लगा, इसलिए आपने शायद डिसाइड किया कि ये यहाँ आएंगे आप, मतलब आरोही आएंगे आप. तो आरोही आने के बाद में आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि यू हैव स्टार्टेड टू फिट इन, कि आप यहाँ फिट होने लग गए हैं, एडजस्ट होने लग गए हैं? आपको ये कब महसूस होने लग गया? तो हर आंसर वाज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि आई डिड नॉट कम हियर टू फिट इन. मैं यहाँ आई ये सोच के नहीं आई कि मुझे एडजस्ट होना पड़े. आई एम हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू फिट इन. मतलब जो खुद के पर्सनालिटी को, जो खुद के आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके समाज के लिए, अ, जो खुद को अपने आप को बॉक्स में डालना चाहते हैं, ढांचे में फिट होना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह नहीं है. ये जगह उनके लिए है जो ओरिजिनल रहना चाहते हैं, जो जेन्युइन रहना चाहते हैं, ऑथेंटिक रहना चाहते हैं, और इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहते हैं. सो बहुत सिंपल तरीके से शी जस्ट सेड कि आई एम नॉट हियर टू फिट इन. सो दीज आर द काइंड ऑफ स्कूल्स वी आर लुकिंग एट. जो नेक्स्ट है, should we continue or do you want to pick up NEP first? कंटिन्यू सर. ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट स्कूल है नाउ, दिस इज, ये कितने लोगों को क्वेश्चन है कि ये स्कूल्स में अगर बोर्ड नहीं है, सिलेबस नहीं है, करिकुलम नहीं है, तो वो लोग 11th 12th और आगे का कैसे करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट क्वेश्चन? ओके, राइट.
और ये सवाल रहना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो एक टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है, जॉब्स उसके तरफ से खुलते हैं, एम्प्लॉयमेंट उसके तरफ से खुलता है, तो इस तरह का अगर एजुकेशन करेंगे तो ये बच्चे जाते कहाँ? दैट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। सो इसके दो जवाब है। वन इज NIOS, इफ यू मस्ट हैव हर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये जो बोर्ड था ये बना ही इसलिए था कि जो लोग एजुकेशन को रीच नहीं कर पाते, या फिर जिनके पास एजुकेशन रीच नहीं कर सकता, उनके लिए है। एंड सेकेंडली, जो लोग कन्वेंशनल एजुकेशन को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए। सो वन आंसर इज NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एंड उनका रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल लेवल पर सब ऑनलाइन रहता है, पेमेंट, एग्जाम वगैरह सब, एवरीथिंग इज डिफरेंट। बट एट द सेम टाइम उसको वैल्यू एंड वेटेज इज द सेम मैंडेटरीली बाय द गवर्नमेंट, इट इज द सेम एज CBSE, NCERT। तो जितना IITs यूनिवर्सिटीज वैल्यू देती है CBSE को, NCERT को, उतना ही वैल्यू कंपल्सरीली उनको देना पड़ता है NIOS को। तो जब एक इतना रियल और एक इतना सिंपल ऑप्शन सब लोगों के साथ में है, सामने है, तो डजंट दैट क्वेश्चन कम कि फिर लोग उसके लिए ऑप्ट क्यों नहीं करते हैं? व्हेन यू हैव द ऑप्शन कि भाई मुझे एक आधा लैंग्वेज रिप्लेस करके आई वांट टू पिक अप आर्ट्स, या फिर एक आधा साइंस चेंज करके मुझे कॉमर्स लेना है, इतना सारा कस्टमाइजेशन है NIOS में, तो इतना ऑप्शन होने के बाद भी NIOS क्यों नहीं लेते हैं? How many of you have that question? How many of you have never heard of NIOS? कभी सुना ही नहीं है NIOS के बारे में? Okay, so fortunately कम से कम जो लोग हैं यहाँ पर, you have at least heard of NIOS, so that is okay. So can anyone guess why people don't pick up NIOS? Sir, NIOS means Mukta Vidyapit. Mukta Vidyapit. I have heard that about that. Mukt Vidyapit is open university. That is like IGNOU, Indira Gandhi National Open University. We are talking about open schooling, but Okay. it's similar. Sir, can you please repeat the question? Yeah, the question was, why do you think NIOS is not very popular? Sir, it is very popular in Japan. Alternate schools. I'm talking about open India, I schooling, don't National Institute of Open Schooling. Okay. जब NCERT फॉर्म हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने जब NCERT एस्टेब्लिश किया था, तो NIOS का भी जन्म उसी के साथ हुआ था। बोथ ऑफ देम वर बोर्न टुगेदर। बट NCERT के पीछे हर कोई भागता है, CBSE के पीछे हर कोई भागता है, एंड NIOS से हर कोई डरता है। व्हाई? सर, आई थिंक दिस इज माय गेसिंग कि जैसा ओपन यूनिवर्सिटी का एक मेंटली लोगों का सोचना है कि जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते, तो ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो। सेम थिंग ओपन स्कूलिंग में भी यही सोच होगी लोगों की कि स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ओपन स्कूलिंग कर लो, या फिर
स्कूल करना ही नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्स देना है, तो NIOS से कर लो। ओके, सो दो पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। वन इज के NIOS ऑप्शन उनके लिए है जो एबल नहीं है टाइम के हिसाब से या व्हाटएवर, एंड द अदर थिंग इज के इट इज फॉर पीपल हु डोंट वांट टू गिव एग्जाम्स, मतलब आसान तरीका अपनाने के लिए। तो आसान तरीके का भ्रम जो हम लोगों के देश में वो ये है कि द इजी वे इज ऑलवेज रॉन्ग एंड द इजी वे इज ऑलवेज द सिंपलर वे, एंड उसमें कुछ सीख नहीं मिलती है, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। दैट इज these are the 2 points that I got from what you told me. अनिल सर ने और एक बोला है यहाँ पर, मे बी इसे प्रमोट ज्यादा नहीं किया गया है, which is also one of the points. Yes, because think about it like this, कि प्रमोट तो NCERT को भी नहीं किया है ना, बट देन इतने सारे लोग NCERT को प्रमोट करते हैं। लाइक इफ एज अ स्कूल आई कीप सेइंग कि हम लोग CBSE बोर्ड है, हम लोग उसके बारे में चर्चा इस तरह से करते हैं कि वो एक लेवल है। लाइक इफ आई से अगर हम लोगों का ये ग्रुप है, वी आर 14 पीपल में से सपोज 4 लोग हैं, यू हैव मी, यू हैव दिव्या मैम, यू हैव नीलेश सर, यू हैव भाविका मैम, हम लोग 4 लोग हैं, एंड हम लोग बाकी लोगों के साथ में हरदम इस तरह से बात करते हैं कि वी आर फ्रॉम ग्रुप ए, हम लोग ग्रुप ए के हैं। इस तरह से हम लोग अगर कंटिन्यूसली बात करते रहे तो धीरे धीरे वो एक न्यूज फैलती है, वो एक फीलिंग, दैट इमोशन स्प्रेड्स कि वी डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप ए, हमको भी ग्रुप ए का बनना है। यू हैव नो आइडिया व्हाट ग्रुप ए इज, कुछ पता ही नहीं है ग्रुप ए के बारे में, ग्रुप ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। बट सिंस पीपल टॉक अबाउट इट विथ प्रेस्टीज, विथ a lot of value and weightage, इसलिए उसको वैल्यू और वेटेज मिलना शुरू हो जाता है। सो यस, प्रमोशन इज ऑल्सो वन बिग फैक्टर। एनीवन एल्स? NIOS में शायद टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता, तो शायद ये भी का ड्रॉबैक हो सकता है NIOS का, क्योंकि शायद बच्चों को जैसे अपने ओपन यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि वीकली क्लासेस होते हैं। NIOS के बारे में इतना अधिक तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है शायद उनकी भी इसी तरह की कोई व्यवस्था हो तो बच्चों को डाउट्स क्लियर करने के लिए थोड़ा समय लगता होगा। स्कूल में, कॉलेज में जैसे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वे कोई भी क्वेश्चनिंग अगर करते तो टीचर जो ऑन द स्पॉट शायद उनको उनका डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन यूनिवर्सिटी रहे, NIOS रहे, डिस्टेंट एजुकेशन, शायद वहाँ पे एक दिक्कत आती है कि वो इंटरेक्शन शायद नहीं हो पाता। ये भी शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है NIOS का। यस, वेरी ट्रू। तो आई विल समराइज दिस इन दैट स्टेटमेंट कि वी आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ समथिंग इनविजिबल, जो हम लोग को दिखता नहीं है उससे हम लोग को हरदम थोड़ा सा एक घबराहट होती है कि टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो हाउ डज इट वर्क, एंड कोई कुछ डाउट रहा, क्वेश्चंस रहा, तो कैसे बच्चे सीखेंगे, क्या होगा आगे। दैट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज वेरी स्कैरी। Does that summarize the point? All right. Okay, so that more or less covers all the rumors that are around NIOS, कि एक चीज के it is invisible, मतलब कुछ resources नहीं है, कुछ guidance नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कुछ गाइडेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके बारे में कोई बात करने वाला भी नहीं है। कोई बात करने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी? पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही है, इसलिए उसके बारे में जो कहना चाहे वो कह सकता है, एंड देयर इज नो रिटर्न, देयर इज नो फाइट बैक।
देयर इज नो क्लैरिटी. कोई ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं NIOS ऐसा नहीं है, बिकॉज हम लोग बस यही सुनते हैं कि we hear the rumors but there is nobody to disprove the rumors, sorry. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. ऑलराइट, सो इफ यू रिसर्च NIOS का, आप अगर रिसर्च करेंगे तो उनके NIOS इक्विवेलेंस का एक लाइन है, एंड दैट सेज कि अगर कोई भी कॉलेज या बोर्ड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन अगर NIOS के स्टूडेंट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप CBSE के हो, ICSE के हो, आप NIOS के हो तो आपको मैं उतना वैल्यू नहीं दे सकता या फिर आपको मैं एडमिशन नहीं दे सकता बिकॉज दीज टू आर हायर देन यू. तो देन दैट पर्सन is liable to go to prison and that institution can be shut down. It is that big a criminal नहीं but that big an offense कि अगर NIOS के स्टूडेंट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो देन आपको बहुत हेवी पेनल्टीज एंड sentences मिल सकते हैं in this manner. Heavy मतलब things that will greatly hamper your reputation and your functioning as an institution. So NIOS is a very genuine, very real board. 10th में भी होता है, 12th में भी होता है, एंड एज अ स्कूल, एज अ कॉलेज अगर आप चाहे तो आप अपना एफिलिएशन भी NIOS के थ्रू कर सकते हैं. So you have to be an NIOS accredited institute. तो उसका एग्जैक्टली एफिलिएशन नहीं होता है, इट इज मोर लाइक जैसे यूनिवर्सिटी को एक्रेडिशन मिलता है ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, उसी तरह से NIOS इंस्टीट्यूशंस को भी एक्रेडिशन मिलता है कि आप इस लेवल पे हैं. Another rumor that normally goes about is this कि अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो NIOS is for them. अगर IQ लो है या फिर डिसलेक्सिया है, ADD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिस्टिक है, ये सब चीजें अगर है तो उनके लिए NIOS है. So again, this is another rumor, and since there is nobody to defend NIOS, there is no public mouthpiece for NIOS, so this is why this is a problem. I can also talk about one of the incidents that was in news. तो अपने ही लोग उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने ही एजुकेशन सिस्टम को, वो तो उसके हम लोग के पास में लाइन से एग्जांपल्स है, बट देन दिस वाज आल्सो देयर कि just because the state board, and this happened in Maharashtra, just because Maharashtra board का revenue and उसके पीछे जो काम था वो हाईलाइट नहीं हो रहा था एंड रेवेन्यू मिल नहीं रहा था, ऑल दीज थिंग्स, दैट इज व्हाई द मिनिस्टर एट दैट टाइम, महाराष्ट्र का मिनिस्टर, उसने डिक्लेयर किया कि NIOS बोर्ड को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इमेजिन दैट. सो द पॉलिटिशियंस आर आल्सो डूइंग दिस. बट एज आई मेंशन कि इक्विवेलेंस का अलग से डॉक्यूमेंट भी है. I'll see if I have it. मेरे पास में कहीं तो भी था. Just give me a second. हाँ, I have the document right on desktop. Yeah, so this is the NIOS equivalence document. जिस समय NIOS CBSE NCERT establish हुआ था, उसी समय NIOS भी establish हुआ था. Let's see if I can find the exact.
या सो दिस इज अ सीबीएसई लेटर. तो सीबीएसई लेटर में 1991 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था. प्लीज रेफर टू आवर लेटर नंबर दिस ग्रांट ऑफ इक्विवेलेंस टू नेशनल ओपन स्कूल्स सर्टिफिकेट्स. तो नेशनल ओपन स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स है उसको सीबीएसई ने ग्रांट किया है. इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस मतलब आपके हिसाब से जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है और मेरा जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो इक्वल है. आपका जो 12th का सिलेबस है, मेरा जो 12th का सिलेबस है वो इक्वल है. सो दिस इज द लेटर. एम्स ऑब्जेक्टिव्स NIOS के हाँ, so NIOS also was a division that was set up by MHRD. MHRD is the same division that has given us the national education policy. It is the same department that has also given us NCERT. I think this is the certificate of equivalence. Okay, so so it's not just for schools and education institutes, it's also for employment. Okay, so हाँ, so as I was saying, तो alternative schools के दो तरीके हैं. One is through NIOS. तो आप वापस आपके जो typical education system है, conventional education system है, उसमें rejoin कर सकते हैं. The other is an alternative path throughout. मतलब school alternative है, college alternative है, university alternative है, and job भी उसी तरह का रहेगा. So alternative schools के हम लोगों ने दो example देखे. Alternative कॉलेजेस का अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल है, दैट इज स्वराज यूनिवर्सिटी. तो स्वराज यूनिवर्सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी. देन यू हैव दिस वन मोर. देयर आर अ फ्यू यूनिवर्सिटीज दैट recognize alternative approach. तो जैसे गुजरात की एक श्री अरबिंदो के फिलोसफीज पे बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, that also recognizes this approach and उसके लिए उनका अलग से एंट्री सिस्टम रहता है. So yeah, so ये सब फैसिलिटीज है एंड कहीं पर भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रोक नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते या ये इलीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट काफी बार द गवर्नमेंट सेंड्स पीपल टू, जैसे आप में से कुछ लोग डाइट से है, कभी कभी एजुकेशन ऑफिस के कुछ लोग होते हैं, तो ये टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, ये सब भेजे जाते हैं इन स्कूल्स में जाके देखने के लिए कि हाउ आर दे डूइंग दीज थिंग्स. जो इतना उनका आउटपुट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, वो स्टडी करने के लिए भेजे जाते हैं. एंड देन धीरे धीरे सीबीएसई में भी वो चीजें अप्लाई होती है.
विच इज वाई ऑल दीज थिंग्स आर देयर. जो पॉक्सो वगैरह ये सब जो चीजें आ रही है, ऑल दीज थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन बिकॉज ये सब ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में ऑलरेडी हो रहा है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कृष्णमूर्ति स्कूल्स में, ऑरोविल के स्कूल्स में, ये पूरा पूरा आरोही का जो फोकस है, दिस इज ऑल इंक्वायरी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल, और ये सालों से चलते आ रहा है. तो ये सब देख देख के वो लोग अपनी चीजें मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ the national education policy is based on what alternative schools are already doing. So I'll share the next one. Next one, as I said, कि it's a combination school और college का. And this is what you would normally refer to as a semi-alternative approach. ये पूरी तरह से सेमी ऑल्टरनेटिव मतलब जैसा हम लोग कर रहे हैं, वी आर अफिलिएटेड टू स्टेट बोर्ड, बट वी आर ऑल्सो looking at different ways through which we do something that is beyond the board, beyond the curriculum. तो ये एक उसका एग्जाम्पल है. So this school is called Prakriya. Now, one major hurdle in alternative schools is complying to the affiliation guidelines. The reason why most alternative schools don't have a board, जो ज़्यादातर alternative schools हैं उनका इसलिए board नहीं होता है क्योंकि वो समझते हैं, and काफ़ी हद तक वो सही भी है, कि बोर्ड के काफ़ी गाइडलाइंस बहुत stringent है और उसमें बदलाव आने चाहिए. One very simple guideline is the definition of पक्का structures. तो अगर मुझे मेरी स्कूल बनानी है एंड मैं अगर आसाम में रहता हूँ, तो आसाम में अगर मुझे स्कूल बनानी है और मेरे एफिलिएशन गाइडलाइंस में लिखा है कि मुझे पक्का स्ट्रक्चर चाहिए, तो हाउ एम आई गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर? वहाँ इतने सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, सब कुछ होता है. वहाँ पे अगर मैं सीमेंट की बिल्डिंग बनाने की कोशिश करूँ तो हो गया. फॉर मी एन आइडियल बिल्डिंग वुड बी मेड ऑफ बैम्बू. मैं अगर मेरी स्कूल बैम्बू की बनाऊंगा तो वो ज्यादा टिकेगी, सीमेंट का कोई भरोसा नहीं है. सो these are the reasons why these schools re-look at education very differently and re-look at and work in a way so that they don't have to get limited by guidelines. Rules regulations से limitation नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग बोर्ड लेते ही नहीं है. बट दिस वन, एज आई सेड, इज सेमी ऑल्टरनेटिव. तो सेमी ऑल्टरनेटिव बोलने का मतलब वो लोग बोर्ड फॉलो करते हैं. दिस स्कूल इज एन ICSE स्कूल. सो ये हम लोग देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग में ही उन्होंने छोटा सा एक कोर्टयार्ड बना के रखा है, और उसमें उन्होंने मिट्टी का ही एक वेसल बनाया है, पैक्ड मड, उसका एक वेसल बनाया है, एंड उसमें पानी डाल के रखा है. उसके बाजू में कुछ प्लांट्स वगैरह डाल के रखे हैं. सो हाँ, उसी के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा कटआउट रखा है ताकि लाइट एंटर कर सके. सो दिस होल कंसेप्ट ऑफ हैविंग सॉइल इनसाइड द बिल्डिंग, दिस इज नॉट अ वेरी यूजुअल कंसेप्ट. ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं बिल्डिंग्स, उसमें बिल्डिंग होती है और प्लेग्राउंड होता है. बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे एरियाज नहीं होते हैं जहां पर यू हैव नेचर. सो ये जो स्कूल्स है, यहाँ थोड़ी कोशिश की जाती है ताकि नेचर का एग्जिस्टेंस भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो थोड़ा सा. सो हियर आल्सो यू कैन सी कि ये उनके एनुअल डे का जो उन्होंने सेंटर पीस बनाया था, वो अब एनुअल डे तो खत्म हो गया, तो उसको क्या करना, उसकी इतनी मेहनत थी तो उसको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते. सो दे पुट इट अप इन द अदर साइड. एक साइड पे उन्होंने ओपन रखा था, वाटर पूल था, दूसरे साइड में ये डाल दिया. एंड साथ ही में यहाँ उनके रूफ के साथ में थोड़ा सा एक होलो करके वहाँ जाली वगैरह लगा के वेंटिलेशन सिस्टम तैयार कर दिया, ताकि सारी गर्म हवा ऊपर जाएगी और सीधा बाहर निकल जाएगी. सो नेचुरल कूलिंग. बिल्डिंग के अंदर उनका इतना बड़ा हैंडलूम है, तो द चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड कि हम लोगों के कपड़े कहाँ से आते हैं. द चिल्ड्रन शुड वॉलंटियर फॉर दीज एक्टिविटीज, कि
खुद के कपड़े बनाते आना चाहिए, या फिर ये कपड़ा कहीं और डोनेट होगा, व्हाटएवर। यहाँ चरखा भी दिखता है हम लोगों को। फिर काफी जगह ऐसे पोस्ट डाल के रखे हैं। नाउ नोटिस द डिफरेंस बिटवीन आरोही एंड प्रक्रिया। इस स्कूल का नाम प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जितने भी नोटिस बोर्ड पे पोस्ट है, ज्यादातर प्रिंटेड है, प्रोफेशनल है। So all this comes more into focus when you are dealing with a school that has to follow a board, क्योंकि जो बोर्ड फॉलो करते हैं उनको उस तरह से एक फाइनेंशियल बैकिंग की भी जरूरत पड़ती है। जो पूरी तरह से ऑल्टरनेटिव है, दे कैन रन इट एज अ बिजनेस ऑल्सो एंड दे कैन रन इट एज अ सोशल वेंचर ऑल्सो। जैसा आरओई का मैंने बताया था, गिफ्ट कल्चर पे चलता है। तो यहाँ पर अब प्रोफेशनलिज्म चाहिए तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को खुश करना एंड उनकी कुछ कुछ बातें सुनना, प्रोफेशनल अपीयर करना, ऑल दीज थिंग्स कम मोर इनटू फोकस। तो उसके जो नोटिस बोर्ड है वो यू कैन नोटिस द डिफरेंस। सो कंटेंट मोर और लेस सेम है, इट इज द सेम कंटेंट, बट वहां पर बच्चे खुद करते थे तो उतनी रिस्क ले सकते थे। पेरेंट्स कोई नाराज वगैरह, क्योंकि पेरेंट्स के लिए है ही नहीं वो स्कूल, द स्कूल इज फॉर द चिल्ड्रन। सो उस केस में पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस और पेरेंट्स का अप्रूवल वो मायने नहीं रखता। बट हियर ये सब चीजें वापस सेंटर में फोकस में आती है, बिकॉज एज आई सेड कि बोर्ड फॉलो करने में यू हैव टू हैव अ सर्टेन फाइनेंशियल स्ट्रीम। एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड एंड शुड बी रन लाइक अ सोशल वेंचर। तो उतने पैसे आने भी चाहिए, उतने पैसे यूटिलाइज भी होने चाहिए, एंड उसके लिए पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस रहना जरूरी है। तो ये दिस इज द कॉलेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जो भूमि कॉलेज दिख रहा है नीचे, सेम कंपाउंड में है। प्रक्रिया और भूमि कॉलेज, बोथ ऑफ देम हैव द सेम, दे शेयर द सेम कंपाउंड। एंड जहां प्रक्रिया स्कूल सेमी ऑल्टरनेटिव है, भूमि कॉलेज पूरी तरह से ऑल्टरनेटिव है। उसका कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ में इस तरह से टाई अप नहीं है कि उनका सर्टिफिकेट आएगा या उनकी डिग्री आएगी। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के भी लोग, एजुकेशन ऑफिस के भी लोग ये कोर्सेज अटेंड करते हैं। सो डिप्लोमा इन होलिस्टिक एजुकेशन, डिप्लोमा इन साइंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल एजुकेशन का एक कोर्स है। तो जैसे ये 1 ईयर है, ये भी 1 ईयर है, उसी तरह से सस्टेनेबल एजुकेशन का आई थिंक 6 मंथ्स का कोर्स है। तो उनके ये सारे जो कोर्सेज होते हैं ये हर कोई अटेंड करता है। कभी कभी आईएएस ऑफिसर्स अटेंड करते हैं। हैव यू चेंज द फोटो? वो दिख नहीं रहा है क्या? कैन यू सी द नोटिस बोर्ड? Yes, sir. हाँ, तो नोटिस बोर्ड पे उसका नोटिस लिखा है। कैन यू सी भूमि कॉलेज रिटन हियर डाउन? Yes, yes, sir. अच्छा, yes, that we can see. हाँ, राइट, तो उसका पोस्टर है कि ये कोर्सेज खुल गए हैं। एंड राइट, माय मेमोरी इज नॉट दैट बैड, 2018 की ही बात है। यस, तो 2018 में ये कोर्सेज ओपन हुए हैं एंड जिसको अप्लाई करना है वो कर सकता है। तो उस हिसाब से है ये। So they also have their website and अगर if you want to check उनके कौन से courses अभी चल रहे हैं and all that, तो you can always check। भूमि कॉलेज के ऊपर और थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन है। भूमि फेलोशिप इन सस्टेनेबल लिविंग, कैनवस एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो कैनवस एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज में जो जिनका वहां पर ऑलरेडी हो चुका है कुछ ना कुछ डिग्री या क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा वगैरह, तो उनके लिए क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज है। देन भूमि फेलोशिप इन होलिस्टिक एजुकेशन, तो होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर अलग से उनका कोर्स है। ये उनका टेरेस है।
तो ये प्रक्रिया का टेरेस है। सो एज अ सेड कि उनके बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नेचर के लिए सब जगह उन्होंने जगह करके रखी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। ये हम लोग हमारे स्कूल में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो, कुछ भी। तो जो वेस्ट वुड के जो अपने क्रेट्स के जो लकड़े रहते हैं, उसका उन्होंने ट्रे बनाया है, उसको चारों तरफ से पत्थर से सपोर्ट किया है एंड उसमें ब्लैक बैग डाल के मिट्टी डाल दी है एंड उस पे उन्होंने किचन गार्डन बना दिया। यहाँ हम लोग पालक वगैरह कुछ तो भी देख सकते हैं। एंड ये पूरा बच्चों का ही लर्निंग प्रोसेस है। दे डिसाइड व्हाट टू ग्रो, दे ग्रो इट, दे फिगर आउट कि वो ग्रो अच्छा हुआ है नहीं हुआ है। ये हम लोग कैसे नापेंगे क्या ग्रो अच्छा हुआ है, कैसे नापेंगे कि ग्रो अच्छा नहीं हुआ है। अगर वहां पर वीड ये सब चीजें ग्रो हो रहे हैं तो वो वीड्स कैसे निकालना, हाउ टू एंश्योर दैट द नेक्स्ट टाइम द वीड्स डोंट कम। ये पूरा पूरा अप्रोच, पूरा प्रोसेस बच्चों का खुद का है। दे विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ फैसिलिटेशन, नॉट इवन गाइडेंस, फैसिलिटेशन फ्रॉम द टीचर्स। तो टीचर्स को वो लोग पूछेंगे कि ये हुआ है, तो देन द टीचर वोंट गिव एन आंसर, द टीचर विल आस्क फर्दर क्वेश्चंस कि ओके तो अभी व्हाट डू यू थिंक शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, आपके हिसाब से अगली स्टेप क्या रहनी चाहिए। तो वापस जवाब बच्चों से ही आता है, फिर बाद में वो जवाब पे और सवाल आते हैं। सो इस तरह से जो टीचर्स है वो कभी भी आंसर नहीं देते थे, टीचर्स ओनली कीप आस्किंग क्वेश्चंस। फिर छोटी छोटी चीजें, जैसे यहाँ पर अगर वो चाहते तो नॉर्मल ग्रिल लगा सकते थे, बट नहीं, उन्होंने वो नॉर्मल ग्रिल के बदले में जो वो ये रहता है आयरन के रॉड्स रहते हैं, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बेंड करके ट्री के जैसा बना दिया। फिर ये उनका एक समय का ये था आर्ट एग्जिबिट। तो एक ट्री किसी ने बनाया था और वो ट्री पे हर एक किसी को, मतलब whoever wanted, वो लीव्स पे कुछ ना कुछ लिख के डाल दे सकते थे। सो कोई पोएम लिखता था, कोई स्टोरी लिखता था, कोई इंसिडेंट लिखता था, कोई ऐसी कुछ लाइंस लिखता था, एनीथिंग। सो दिस इज अ ट्री लाइक दैट। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आई कैनॉट रिकलेक्ट वो संस्था का क्या नाम है, डेली कंपोस्ट ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका। तो व्हाट दे डू इज दे सेल पॉट्स, एंड ये पॉट्स ऐसे है कि दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब जो हम लोग को नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, जो हम लोग वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट वगैरह को सड़ा के हम लोग जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो उसके लिए ये बिन है। तो वहां पर बच्चों को पैकेटेड फूड्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। हार्ड नो, मतलब ले लिया जाता है सीधा, कॉन्फिस्टिकेट। टीचर्स लेके अपने पास रख देते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं तब उनको फिर देंगे, बट बच्चों के पास में कोई पैकेटेड फूड्स नहीं रहना चाहिए। तो बचे केले, फ्रूट्स एंड सो ऑन। तो केले, फ्रूट्स वगैरह का जो वेस्ट है, उनको इसमें डालना पड़ता है, ये जो मटके है, चेम्बर्स है, इसमें डालना पड़ता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो फिल होते रहता है, तो वो नीचे का फर्टिलाइजर बन जाता है। जब नीचे का फर्टिलाइजर बन जाता है, तो वो पॉट स्विच कर देता है, मतलब ये ऊपर, ये जो पॉट है ऊपर का वो नीचे डाल देंगे, नीचे का पॉट ऊपर डाल देंगे। तो वापस यहाँ पर बीच वाले चेम्बर में वो वेस्ट जमा होते जाएगा, कंपोस्ट बनते जाएगा एंड सो ऑन। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। एंड देन दैट फर्टिलाइजर इज यूज्ड थ्रू आउट द कैंपस। पूरे कैंपस में इतने पेड़ है तो उनको खत डालना, फर्टिलाइजर डालना कभी कभी जरूरी रहता है। नाउ दिस इज अ नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पर बच्चों के कुछ काम है। Again, this is a notice board that has been made by children. तो यहाँ बैकिंग उसको कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर का दिया है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है डू नॉट वेस्ट पेपर, he recycles paper, be an earth citizen.
ये उनके कैंपस के फोटोज है कुछ कुछ। मोस्टली स्टोन्स और ये ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन है। ये ब्रिक्स थोड़े अलग है, these are hollow bricks. तो आगे I think I might have a photo of them, so it will be easier to understand. हाँ, तो ये उनका प्लेग्राउंड है, जो जंगल जिम वगैरह जो रहता है वहां पर टायर यूज किए हैं, ज्यादातर स्टोन्स यूज किए हैं, रेत है सब जगह। ये उनका एम्फी थिएटर है, असेंबलीज, स्टेज, ड्रामा वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता है। दिस इज द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर दैट। तो जस्ट बिकॉज इट इज अ स्टेज, तो बाकी चीजों के लिए उसे वापर नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं है। नीचे किसी को तो भी कुछ एक्सप्लेन करना रहा या कुछ अंडरस्टैंड करना रहा कंसेप्ट, तो उसके लिए भी दे हैव यूज्ड इट लाइक अ ब्लैक बोर्ड। हाँ, दीज आर द ब्रिक्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ के जो ब्रिक्स है दे आर हॉलो लाइक दिस, उसको छेद रहते हैं। तो वो छेद रहने की वजह से दे आर नेचुरली इंसुलेटिंग। नेचुरली इंसुलेटिंग मतलब बाहर का कितना भी गर्म हो जाए अंदर उतना गर्म नहीं होगा, या बाहर का कितना भी ठंडा हो जाए तो अंदर उतना ठंडा नहीं होगा। जो पुराने जमाने के जो पत्थर के जो बिल्डिंग्स होते थे दे वर्क लाइक दैट। फिर ये उनका किचन का ये है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो किचन में जो भी हाथ वगैरह धोते हैं, अगेन यहाँ पर सब जगह साबुन नहीं यूज करते, दे यूज रीठा पूरे कैंपस में। तो रीठा यूज करने के कारण इट इज नॉट अ केमिकल वेस्ट, तो उसे सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट्स के थ्रू लेके जाते हैं। अलग अलग ऐसे जो ये टैंक दिख रहा है आपको, इस टैंक की तरह मल्टीपल टैंक्स होते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर टैंक हैज दीज प्लांट्स, एंड ये प्लांट्स में वो पावर होता है कि दे प्यूरिफाई वाटर। तो ये पत्थर के बीच में ये प्लांट्स लगाए हुए हैं उन्होंने, एंड वो जैसे जैसे पानी फ्लो होता है तो वैसे वैसे वो पानी प्यूरिफाई होते रहता है। फिर ये आई थिंक उनका, आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज। ओके, तो हाँ, दीज आर द मल्टीपल टैंक्स। तो यहाँ से पानी आता है, फिर उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एंड फिर यहाँ से जाके फिर वो प्लांट वाले पिट में जाता है वो। सो बेसिकली एंड इसको प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने मेस फर्स्ट फ्लोर पे डाला है। तो फर्स्ट फ्लोर से जब पानी जाता है तो फोर्स से जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रेविटी की वजह से वो इतने सारे पिट्स से बिना किसी मोटर के निकलता है बाहर। So this is the only giant piece of concrete that they have in their entire school college मिला के। ये अकेला एक ऐसा लैंड है जहाँ पर इतना ज्यादा कंक्रीट यूज किया है। एंड उसके लिए भी अगेन दिस इज अ डेमोक्रेटिक स्कूल, तो वोटिंग हुआ था, डिस्कशन हुआ था, एंड देन दे डिसाइडेड कि दूसरा कोई चारा नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट के लिए हम लोग को सीमेंट लगेगा ही। सो देन दे डिसाइडेड कि ये हम लोग बनाएंगे सीमेंट का। तो उसका भी उनके यहाँ पे ये है काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट है। जिस तरह से हम लोग मॉनिटर और कैप्टन वगैरह रखते हैं, तो उस तरह से इलेक्शन होता है हर हाउस के। उनके जो हाउसेस है वो है, दे डोंट हैव येलो व्हाइट ग्रीन, सॉरी येलो रेड ग्रीन ब्लू, दे हैव अग्नि वायु धरती आकाश। तो नहीं, अग्नि वायु धरती पानी जल जल, तो ऐसे उनके हाउसेस है, एंड हर हाउस का रिप्रेजेंटेटिव रहता है। एंड हर हाउस के जो बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग्स इस तरह से है कि उसके सामने उसका रिप्रेजेंटेटिव ट्री है या प्लांट है जो उगता है। तो हर हाउस के काउंसिल मेंबर्स, काउंसिल हेड्स इलेक्ट होते हैं, एंड ये इलेक्ट होके जो 4 लोग हैं प्लस कुछ टीचर्स के लोग, वो लोग एक पंचायत, वो लोग एक मिनिस्ट्री टाइप का फॉर्म करते हैं, एंड सारे डिसीजंस उनके थ्रू जाते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव टू
फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जिस बेसिस पे कैनवसिंग की थी कि मुझे इलेक्ट करो क्योंकि मैं ये करवा के दूंगा वगैरह, तो दे हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस. अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो उसको वो लोग निकाल देते हैं. तो उस तरह से वोटिंग होता है. एंड देन उनको खुद के तो चीजें फुलफिल करने ही पड़ते हैं, फिर बाकी के भी चीजों में उनको इंटेलिजेंट सजेशंस देने पड़ते हैं. लाइक ये वाला जो एग्जांपल है अबाउट यूजिंग सीमेंट फॉर बास्केटबॉल कोर्ट, तो इसमें भी किसी ने ये रेस किया है पॉइंट कि मुझे अपने स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए, तो उसको काउंसिल के सामने रखना, उसके ऊपर काफी टाइम काफी डेप्थ तक चर्चा करना, डिस्कशन करना, एंड उसके बाद में उसको वोट के लिए डालना, उसको उस तरह से प्रेजेंट करना ताकि हर किसी को उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ साफ साफ नजर आए, ताकि उसके ऊपर वोटिंग सिर्फ फीलिंग से ना हो, इंटेलेक्चुअली भी हो कि मुझे चाहिए इसलिए चाहिए ऐसा नहीं. बट एट द सेम टाइम उतना हम लोग सीमेंट यूज करेंगे तो उतना सीमेंट हम लोग को खरीदना पड़ेगा, उतना फंड्स हम लोग को डिस्पेंस करना पड़ेगा. तो अगर मुझे बास्केटबॉल कोर्ट भी चाहिए और स्विमिंग पूल भी चाहिए तो देन व्हाट इज मोर इंटेलिजेंट. तो ये सब डिस्कशंस होते हैं उनके बच्चों के बीच में. देन दिस इज देयर आर्ट रूम. Art room maybe you have things like this, information, important information like this. ये ऐसे स्कूल्स है जहाँ पर जो आरटी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने स्कूल्स है जहाँ पर बच्चों को मारते हैं, पनिश करते हैं वगैरह. ये वो स्कूल्स है जहाँ पर किसी टीचर ने पनिश किया तो एक ही दिन के अंदर अंदर पुलिस पहुंच जाती है वहां पर. दिस इज इन बैंगलोर. दैट इज नॉट बिकॉज बहुत रईस सिटी है या रईस स्कूल है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर ऑफ देयर राइट्स. हर कोई अपने राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, चाइल्ड राइट्स के बारे में अवेयर है, इसलिए ये वहां पर सिचुएशन है. एंड अगेन इफ यू विल नोटिस कि वी डिडंट क्लिक एनी ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज, एंड चिल्ड्रन थे, बहुत सारे बच्चे वहां खेल रहे थे, but we couldn't click any of the children. And at the same time we were also lucky to sit in one of the meetings जहाँ पर काउंसिल आया था, एंड हम लोग स्टूडेंट काउंसिल के साथ में, जो टीचर्स भी उस काउंसिल के पार्ट है, उनके साथ में डिस्कस कर रहे थे. तो हम लोग को वो स्कूल का वैल्यू सिस्टम एंड पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग वी गॉट टू नो. हम लोग को समझ में आया कि किस तरह से वो फंक्शन होता है. This is the pottery room. हाँ, तो आर्ट के ऐसे स्टिल पीसेस रहते हैं जहाँ पर कुछ चीजें ऐसे रखी हुई रहती है एंड कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, एंड पीपल घूमते फिरते, उनको जब भी आर्ट का सेशन वगैरह रहा तो वो लोग बैठ के उसको स्केच कर सकते हैं. ये ऐसे गैप्स है उनके जगह जगह पर, वेर यू हैव दिस ऐसे यू शेप्ड सिटिंग अरेंजमेंट एंड नोटिस बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, और वहां पर डिस्कशंस, डिबेट्स वगैरह ये सब चीजें हो सकती है. हाँ, वन मोर थिंग, इफ यू नोटिस आरोही में भी और इसमें भी जो मेंटेनेंस टूल्स है या जैनिटर के जो चीजें है, जैनिटर मतलब जो साफ सफाई वगैरह करते हैं, उसकी जो चीजें है, मॉप्स, ब्रूम्स वगैरह सब, ये सब ओपन में है. ऐसा नहीं है कि स्कूल एकदम परफेक्ट है और ये सब चीजें एकदम छुपा के रखी गई है कि किसी को दिखे ना, क्योंकि दे वांट द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, उसके पीछे उतनी मेहनत जाती है. सो आपको चीजें एकदम स्पिक एंड स्पैन मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेडीमेड ऐसी है. So they will see people cleaning, they will see the cleaning equipment
lying around where it is supposed to be. तो उनको ये सारी चीजें जब दिखेगी तब उसका वैल्यू फॉर ह्यूमन लेबर, वैल्यू फॉर ऑल दीज थिंग्स विल कम अप. हाँ, तो ये एक आकाश हाउस है, उसके बारे में दे हैव रिटन. ये उनका असेंबली हॉल है शायद. अगेन यहाँ पर ऐसे ही एक ग्रीन बोर्ड है, उसके ऊपर एक ये स्टैचू है, एक जगह पर उन्होंने पेंटिंग करके रखी है. तो ऐसे आर्टवर्क रैंडमली जगह जगह पर दिखते हैं. ये प्रिंसिपल का कैबिन है. तो प्रिंसिपल का कैबिन पे इफ यू नोटिस तो इट इज नॉट लाइक मतलब झांक के आप जब देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि एकदम इतना बड़ा हॉल है, इतने बड़े हॉल में कितना बड़ा टेबल है और ये प्रिंसिपल एक साइड में बैठा है. नॉर्मली बड़े स्कूल्स में यही देखते हैं ना हम लोग के प्रिंसिपल के केबिन में घुसे बराबर ऐसे लगता है कि ये खुद ही एक घर है अलग से. तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर. प्रिंसिपल का केबिन ऐसा है जहाँ पर पीपल वॉक इन वॉक आउट. प्रिंसिपल का भी ऑफिस में नहीं रहता है. प्रिंसिपल इज ऑलवेज ऑन राउंड्स, कंटिन्यूअसली स्कूल घूमते रहता है वो. तो सो या इट्स अ स्मॉल ऑफिस. जितनी जरूरत है बस उतना ही सामान है उसके अंदर, एंड दैट्स इट. इट्स नॉट सपोज टू बी एन ऑफिस जहाँ पर प्रिंसिपल घुस के बैठे. इट इज सपोज टू बी एन ऑफिस जहाँ पर प्रिंसिपल यूजफुल चीजें कर सके, एंड जिनको उनके समय की जरूरत है उनको समय दे सके, एंड बाकी टाइम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली राउंड पे रहे. हाँ, नाउ वी आर कमिंग टू भूमि कॉलेज. तो अभी ये हो गया प्रक्रिया. अभी भूमि कॉलेज की तरफ आ रहे हैं. नहीं सॉरी, दिस इज ऑल्सो प्रक्रिया. हाँ, दिस इज ऑल्सो प्रक्रिया. तो ये गार्डन वापस स्कूल के ही बच्चे मेंटेन करते हैं. पोस्चर के बारे में एक आधा पोस्ट लगा के रखा है कि आप जब बैठते हैं कंप्यूटर टेबल पे, स्कूल में बेंच पे, तो किस तरह से बैठना चाहिए. अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम जा रही है तो आपने क्या करना चाहिए, पीठ वगैरह के एक्सरसाइजेस. हाँ, दिस इज भूमि कॉलेज. तो भूमि कॉलेज को लग के ही दे हैव अ फार्म. दिस फार्म इज नॉट अ नॉर्मल फार्म जो हम लोग खेत जैसा देखते हैं, ऐसे बड़ा सा फील्ड है उसमें चीजें उग रही है. इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज अ पर्मा कल्चर फार्म. पर्मा कल्चर, परमानेंट मतलब कंटिन्यूस. तो ये फार्म ऐसा है जहाँ पर आपको फसल बार बार नहीं डालनी पड़ती है, मतलब सॉरी, क्रॉप्स बार बार रोटेट नहीं करने पड़ते. ये फार्म ऐसा है कि एक बार सब कुछ लग गया है तो आपको धीरे धीरे हर चीज का यील्ड मिलते रहेगा, एंड जो जिसका जैसे यील्ड मिला वो वैसे आप सेल कर सकते हैं. सो दिस इज परमानेंट कल्चर, पर्मा कल्चर. सेकेंडली, यहाँ चीजें इस तरह से ग्रो होती है, इतनी इंटेलिजेंटली ग्रो होती है कि हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है. सो ऐसा नहीं है कि एक बड़े फील्ड में सिर्फ नींबू की पेड़ लगे हैं, संतरे ही लगे हैं. along with that you have other plants, बाकी plants जो संतरे नींबू को सपोर्ट करते हैं. तो इस तरह से वो बहुत इंटेलिजेंटली प्लान्ड है, इंटेलिजेंटली डिजाइंड है, एंड इंटेलिजेंटली ग्रोन है. ये उनका वर्मी कंपोस्ट वगैरह है. तो ऑल्टरनेटिवली कभी ये वेस्ट से भरते रहेंगे तो तब तक के वहाँ का सड़ के वो पूरा फर्टिलाइजर बन जाएगा. फिर बाद में यहाँ के वो अर्थवर्म्स निकाल के इस तरफ डाल देंगे, एंड इस तरफ का सड़ना शुरू हो जाएगा. तो ये कंपोस्ट यूज करते रह सकते हैं. सो ये भी वही पर्माकल्चर फार्म का ही पार्ट है. तो यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन हियर. और ये वेजिटेशन इस तरह से भी ग्रोन है कि कोई खरगोश वगैरह आया तो उसको भी खुद को खाने के लिए कुछ चीजें मिल जाएगी, बाकी का वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. तो ऐसे वेल बैलेंस्ड फार्म है ये. ये उनका डाइनिंग हॉल है. तो ये डाइनिंग हॉल उन्होंने इस तरह से बनाया है कि अपने जो सीमेंट के जो बोरे पोते होते हैं प्लास्टिक वाले, उसको उन्होंने फिल किया है रेत से, सैंड से, एंड एक दूसरे के ऊपर रखा है.
एंड उसको मड से प्लास्टर किया है, मिट्टी से प्लास्टरिंग किया है। तो इसके वजह से ऐसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अंदर की जो रेत है उसको प्रेशर के वजह से, मॉइस्चर की वजह से, रेत का जो शंख वगैरह रहता है वो धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ में प्रेशर की वजह से मिल जाते हैं एंड चूना तैयार होता है। एंड अंदर ही अंदर चूना तैयार होके वो एक सॉलिड वॉल बन जाती है, दीवार बन जाती है, एंड उसको मड का प्लास्टरिंग है। तो इतना नेचुरल स्ट्रक्चर है वो, तो अंदर एकदम ही ठंडा रहता है। ये उनका ब्रिक मेकिंग मशीन है। तो उनके जो हॉलो ब्रिक्स होते हैं वो भी स्कूल के कैंपस में ही बनते हैं। ये भूमि कॉलेज के ऑफिस वगैरह है, असेंबली हॉल वगैरह है। उनका फुट ट्रैक एंड बेंच दोनों भी। वहाँ जैसा हम लोगों ने रेड ऑक्साइड देखा था, तो यहाँ रेड ऑक्साइड के साथ साथ में ग्रीन ऑक्साइड भी है। फिर एक ऐसी पॉन्ड बना के रखा है। उनके असेंबलीज ऐसे होते हैं कॉलेज के, सिटिंग। ये ऐसे ही कहीं तो भी टाइल्स के ये टुकड़े पड़े थे, तो किसी ने तो भी जब वो वाटर टैंक बन रहा था सीमेंट का, तो तब ये उसमें डाल दिया, तो भी वो परमानेंट डेकोरेशन बन गया वहाँ पे। ये हैंगिंग्स, मतलब काफी बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ आर्ट वर्क हम लोग हैंग कर सकते हैं, एक आधा किसी ने लैम्प शेड वगैरह बनाए हैं तो यहाँ उन्होंने सीड्स के पॉड्स वगैरह भी हैंग किए हैं। ओके, सो दैट इज भूमि कॉलेज। All right, any questions for this कि should we move ahead, या आज काफी स्कूल्स कॉलेजेस देख लिए, बाद में देखेंगे बाकी के। अभी 3 बाकी है, तो मे बी these 3 we can see tomorrow. We'll do a little bit of NEP and then we'll break. Is that fine with everyone? Yes. Yes, sir. Okay. ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने उसके सारे प्रिंसिपल्स देख लिए थे, जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स थे। नाउ कमिंग टू द विजन ऑफ दिस पॉलिसी। सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अब नाउ आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं, तो उसके वजह से इसके कुछ हिस्से आपको ज्यादा क्लियर होंगे। सो ट्राई टू सी द फोटोज दैट यू हैव सीन in your mind when you listen to this या when you read through this, तो आपको काफी कुछ कनेक्ट करते आ जाएगा। So this national policy envisions an education system rooted in Indian ethos. So Indian ethos, भूमि कॉलेज हम लोगों ने देखा, तो भूमि कॉलेज का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था वो हम लोगों का ही पुराना एग्रीकल्चरल सिस्टम था। ये जो फार्म्स का जो खेत का जो कंसेप्ट है, ये बहुत बाद में आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब ग्लोबलाइज कैपिटलाइजेशन हुआ, कि लोग चाहते हैं कि ढेरों बोरे गेहूं हम लोग के पास में आए वगैरह, तो सिर्फ गेहूं ही लगा रहे, सिर्फ चावल ही लगा रहे, वो बहुत बाद में आया। हम लोग का जो इंडियन एथोस है उसमें नीम का भी कहीं पेड़ लगा रहता था, नीलगिरी का कहीं पेड़ लगा रहता था,
क्योंकि नीलगिरी बहुत ज़्यादा एक्सेस मॉइस्चर अगर रहा, ज़्यादा पानी अगर हो गया मिट्टी में तो वो सोख लेता है। एंड नीम का रहा तो नीम इज अ नेचुरल सोर्स फॉर बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंगिसाइड। अगर आपके प्लांट्स में फंगस वगैरह लग रहा है, काले काले हो रहे हैं, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। छाछ यूज करते थे हम लोग, बटर मिल्क काफी बार यूज करते थे हम लोग पेड़ों के लिए। तो भूमि कॉलेज में अभी भी ये सब चीजें प्रैक्टिसेस होती है, एंड उनका जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला कोर्स है उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती है। सो envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society. भूमि कॉलेज के जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो इंडिया के नहीं होते हैं, दे आर फ्रॉम अब्रॉड, यूएस यूके वगैरह के, जर्मनी के, ऐसे बाहर के ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। वो लोग 1 साल इंडिया में रहने के लिए आते हैं, पूरी तरह से भूमि कॉलेज का कोर्स करते हैं, फिर बाद में ये सारी चीजें बाहर लेके जाता है। विच इज वाई हम लोग के देश में जो पर्माकल्चर का कोर्स है, जो हम लोग का ओरिजिनल नॉलेज है, वो तो वैसे देखा जाए तो फ्री रहना चाहिए, बट वो पर्माकल्चर कोर्स करने के अगर हफ्ते भर का प्रोग्राम है तो आपको उसके 20,000 30,000 रुपए देने पड़ते हैं पर पर्सन। सो क्योंकि वो अगेन जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो हम लोगों का कॉटन रहता था वो यूके जाके कुर्ता बन के वापस आता था, फिर हम लोग वो खरीदते थे विदेशी माल जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से दिस इज ऑल्सो वर्किंग लाइक दैट। राइट नाउ आवर इंडियन नॉलेज इज गोइंग आउटसाइड एंड इट इज कमिंग बैक। तो जो वापस आता है तो वो महंगा होके वापस आता है। सो we need to research what we already know and try to make it Indian. By providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. We are already a global knowledge superpower, but problem ये है कि हम लोग के ही लोग उसे recognize नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे through schools we need to change that. The policy envisages मतलब envisions, जो आगे होने जा रहा है, वो ऐसा विजन है कि करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। करिकुलम मतलब हम लोग जो चीज फॉलो करते हैं, पेडागोजी मतलब हम लोग का टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका। तो करिकुलम एंड पेडागोजी must develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values. जो हम लोग जो कर्तव्य की बात कर रहे थे टुडे व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट फैमिली ड्यूटीज एंड एक फ्रेंड होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, तो वो सब चीजें वापस फोरफ्रंट में आए, सेंटर में आए। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो चीजें सॉवरेन स्टेट है, फिर सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का मतलब क्या है, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री एंड अ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल्स। तो देश के साथ में एक बहुत डीप कनेक्शन रखना एंड खुद का उसमें क्या कर्तव्य है, खुद का उसमें क्या पर्पस है, रोल क्या है मेरा, वो पहचानना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो नॉट जस्ट माय पर्पस बट आल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। मतलब जो दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है उसमें मैंने अपने देश को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज the faster things change, the more support everyone needs. Because look at it this way कि अगर कोई चेंज अमेरिका में आ रहा है, अगर कोई चेंज जर्मनी में आ रहा है, अगर कोई चेंज आसाम में आ रहा है, अगर कोई चेंज कर्नाटका में आ रहा है, तो अमरावती में बैठे बैठे उस चेंज को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? हाउ एम आई गोइंग टू लर्न अबाउट दीज चेंजेस?
अगर मुझे ये बदलाव के बारे में जानना है या बदलाव के साथ में अपडेटेड रहना है, तो मैं कैसे अपडेटेड रह सकता हूँ? शेयरिंग, यस। तो शेयरिंग के लिए मेरा सर्कल और मेरी खुद की अवेयरनेस दोनों भी उतनी रहनी चाहिए कि मेरे सर्कल में सब लोग हैं। I have people from the south, I have people from the north, I have people who are interested in the US, I have people who are interested in UK, I have people who are interested in just science. कुछ लोग हैं जो इतिहास के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मेरा अगर इतना डाइवर्स और इतना वाइड सर्कल रहा, तभी तो मैं अपडेटेड रह पाऊंगा ना। इफ आई एम अ साइंटिस्ट एंड आई डिसाइड कि मैं क्योंकि मैं फिजिक्स का साइंटिस्ट हूँ, फिजिसिस्ट हूँ, तो आई विल ओनली स्पीक टू फिजिसिस्ट। सिर्फ फिजिक्स के साइंटिस्ट के साथ में मैं बातचीत करूंगा, उठना बैठना करूंगा। फॉर वॉट एवर रीजन, मैं अगर मानता हूँ कि फिजिक्स ही सबसे उच्च स्ट्रीम है, या मैं उस यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ जहाँ काम ज्यादा है, इसलिए उठना बैठना सिर्फ अपने ही लोगों के साथ में होता है, तो वॉट एवर बी द केस, बट आउटकम तो वही है। माई नॉलेज इज गोइंग टू बी लिमिटेड। मुझे एक ही पहलू पता चलेगा किसी भी चीज का। सो responsibilities in a changing world I have to recognize, and I have to provide that diversity to the people of my country. मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस से पता है, I should be ready to share that with the rest of the country. The vision of the policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a true global citizen. तो हम लोगों को एक सिर्फ भारतीय नागरिक होने के हिसाब से एक्ट नहीं करना है, we have to act as a global citizen. तो ग्लोबल सिटीजन तक पहुंचने के लिए क्या करना है? बीइंग इंडियन बोलने का मतलब क्या? वी ऑलरेडी हैड अ वेरी हाई डाइवर्सिटी। पहले ब्रिटिश राज आने के पहले, मुगल राज आने के पहले, सबके पहले हम लोग के पास में वैसे ही काफी डाइवर्सिटी थी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह। तो इसी या थिंक ग्लोबली, तो द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग के पास में इतनी डाइवर्सिटी थी एंड हम लोग फिर भी उस समय वी यूज्ड टू बी कॉल्ड अ डिफरेंट नेम, एज इन यू नो द लैंड बियॉन्ड द हिमालयाज या लैंड बियॉन्ड द इंडस, तो हम लोगों के ये पूरे सेक्शन के लिए एक अलग से नाम था। तो उस नेम में इतने सारे लोग इंक्लूडेड रहते थे। तो इतने सारे अगर लोग इंक्लूडेड रहते थे, तो मतलब हम लोग को उतने पहले भी, no matter how many wars we had within ourselves या whatever, but we knew how to live together. ऐसा नहीं है कि एक कोने का एक राजा ने डिसाइड किया कि मैं पूरा के पूरा कैप्चर कर लूंगा। So it may have been united under one banner, but governance फिर भी इंडिविजुअल था। So जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब इतना सारा उन्होंने टेरिटरी कैप्चर किया, तो टेरिटरी कैप्चर करने का मतलब ये नहीं है कि सब जगह चंद्रगुप्त मौर्य का ही राज्य रहेगा। लोकल जो वहाँ के जो राजा थे, वो फिर भी उनका गवर्नेंस खुद से करते थे। देन हाँ, सो दैट इज अबाउट द इंडियन स्पिरिट। सो थॉट एंड स्पिरिट, देन इंटेलेक्ट एंड डीड्स, इसमें भी हम लोग को इंडियन तरीके से इसे हैंडल करना चाहिए, नॉट द मॉडर्न इंडियन बट द ओरिजिनल इंडियंस। कि हम लोग हर चीज में और हर अपने एक्शन में कॉन्शियसनेस डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज बस करना है ड्यूटी के हिसाब से तो मैं कर रहा हूँ। There has to be a thought behind it कि why am I doing it, why is it necessary? It is necessary to understand and carry that weightage every time. अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ तो बस टेबल पे पड़ा है एंड इंसानों को 3
दिन के 3 मील्स खाने पड़ते हैं इसलिए खाना पड़ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। या भूख लगी है इसलिए खा रहा हूँ, नॉट जस्ट दैट। while you are eating you have to set your intentions कि मैं ये जो खाना खा रहा हूँ this is supposed to give me more energy to fulfill my mission, to fulfill my purpose। कि शिक्षक होने के नाते मुझ में ये सारी चीजें करने की क्षमता रहनी चाहिए और ये क्षमता को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैं खाना खा रहा हूँ। या फिर I have to support my family because family is supposed to be my duty right now या responsibility right now। तो वो responsibility निभाने के लिए मुझे जो energy चाहिए इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। So there has to be that depth in thinking। So yeah, besides this we also have to develop knowledge। Yes। So just as Dipali ma'am has put in the chat box, if anyone is, if you can take a look, this is what we are talking about। So Dipali ma'am, would you like to explain this in case somebody needs any clarity on this? सर हाँ, जैसे हम कहते हैं कि खाना खाने से पहले ये प्रार्थना हम करते हैं, तो ये सिर्फ वर्डिंग्स नहीं है कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें जो ऊर्जा मिलने वाली है वह ऊर्जा हम समाज के लिए अगर यूज करते हैं तो अलग बात है। नहीं तो खाना तो सभी दुनिया खा रही है ना, तो अगर अपना जो विचार है सकारात्मक है तो वो दुनिया को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें ऊर्जा देगा और दुनिया के लिए काम करने की भी प्रेरणा देगा। नहीं तो फिर अगर उदर भरण के लिए अगर हम खाना खाते हैं तो उससे तो बस खाना और निकालना, बस ये दो ही बातें होती। सो उदरभरण हे जाणीजे यज्ञ कर्म, यानी यज्ञ कर्म कि जैसे उसे समझकर हमें वो ग्रहण करना चाहिए और उससे मिली ऊर्जा के लिए हमें समाज के लिए और अपनों के लिए खर्च करना चाहिए। Yes, thank you very much। So this is a very important understanding related to food। इसी तरह से we have to be aware, we have to be conscious about each and everything that we do। So that is what it means when you talk about deeds and spirit। Now what else? तो developing knowledge, तो एक समय ऐसा था जैसा हम लोगों ने शेयर किया कि we were at the top, at the pinnacle of knowledge, skills and values। अभी भी हम लोग अगर अपने मंदिर, प्राचीन मंदिर वगैरह के फोटोज वगैरह देखें या फिर खुद जाके विजिट करें तो we see a lot of things that the other people, the rest of the world, if they see their history and compare it, तो they will find it impossible कि इतने सदियों पहले ये चीज पॉसिबल थी या ये चीज हम लोगों ने की है। So that is the level of skill that we had। आज हम लोग जो देखते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स में हरदम एक धागा इधर से छूट जाता है या फिर मोबाइल है तो मोबाइल में कहीं से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है या सम इम्परफेक्शन हियर और द अदर, वो पहले नहीं थी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर एब्सोल्युटली परफेक्ट इन व्हाट वी डू एंड जब तक परफेक्शन आता नहीं है तब तक वो हम लोग के हाथ से छूटता नहीं था। सो that is the skill that we are aiming to gain again। values, हम लोगों के जो इंडियन वैल्यूज है, आई कैन शेयर दिस एक्सपीरियंस पर्सनली ऑल्सो कि so my mother was the president of Rotary at one point of time and otherwise also हम लोगों के Rotary के काफी ये है strong relations है। तो काफी बार ऐसा होता था कि उनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं IYE इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज, तो वो हम लोग के यहाँ रुकते थे साल भर वगैरह, जो भी उनका टेन्योर रहता था उसके लिए। या कभी ग्रुप स्टडी एक्सचेंज के जो लोग आते हैं बाहर से, वो हम लोग के यहाँ पे रुकते हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो रुक के वापस गया है वो बिना रोए गया है। बिकॉज इफ दे स्टे हियर फॉर इवन मोर देन अ वीक, इट चेंजेस देम परमानेंटली। उनको
पहली बार ऐसा महसूस होता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज है हम लोग की टुवर्ड्स गेस्ट, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एवरीथिंग, उनकी इंटेंसिटी उनको पहली बार महसूस होती है. दे फील इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इट हैज नेवर हैपेंड कि जो भी वापस जाता है वो बिना रोए जाता है. दे एंड जाने के बाद में उनके संबंध कायम रहता है. दे कीप messaging, they keep mailing, so that relationship is still there because for the first time they have realized the importance of relationships or the depth of relationships. So ये है Indian values. Then dispositions, मतलब हम लोग जो अपने आप को जिस तरह से कैरी करते हैं. The Indian disposition is supposed to be someone who is very simple, supposed to be someone who is honest, someone who has integrity, someone who is authentic, and someone who has the humility. तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं who is a power house of knowledge, उनके पास में ऐसा नॉलेज है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, बट उनको देख के ऐसा लगता नहीं है, एंड ना ही वो उसके बारे में, ना ही वो उसको जताते हैं, then that person you can say has the Indian disposition. उनका जो हुलिया है, जो जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, that is the Indian disposition. So disposition is basically how we carry ourselves. So humility is very important to us. Honesty is very important to us. Humility, honesty, simplicity, staying within our needs, minimalism जिसको बोलते हैं, recognize करना कि क्या चीजें ऐसी है जो today I have it, but I don't know if I'm going to use it 1 week from now. I don't know if I'm going to continue using it 1 year from now. So then what is the point in having it? What is the point in making a business out of it? डिस्पोजेबल चीजों पर पहले ही हम लोगों को मतलब पहले से ही we have had problems with it. The only disposable things that we normally use is things like केले का पत्ता या पलाश का पत्ता. तो हम लोगों का डिस्पोजेबल का सेंस ही कुछ और था. So that is all that psychology and that appearance, that is our Indian disposition. So that should support our responsible commitment to human rights. एक हिसाब से अगर हम देखें कि if I am buying more than what I need, if I am earning more than what I need, so that is somehow or the other encroaching on somebody else's human rights. कैसे तो भी वो दूसरे किसी के ह्यूमन राइट्स को एनक्रोच कर ही रहा है 100%, because it's a very simple equation. The earth is not the earth is sufficient for everybody's needs. जिनको जितनी जरूरत है उसके लिए दुनिया की सारी चीजें सफिशिएंट है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनीवन्स ग्रीड. जितना हम लोग ग्रीडी बनते जाए और खुद एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, उतना ही दुनिया का बैलेंस शिफ्ट होते रहेगा. एंड जो हम लोग को आज के जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन ग्रीड. सो ह्यूमन राइट्स को हम लोगों को बहुत क्रिटिकली समझना जरूरी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग को समझना जरूरी है. What does it mean to live in the way कि अगर हम लोग इसी तरह से जीते हैं तो 100 साल, 10 साल, 1000 साल, कितने भी पीढ़े, कितने भी जनरेशंस ना हो जाए, अगर इस तरह से जिएंगे तो आगे जाके किसी और को या अपने ही अगले जनरेशंस को प्रॉब्लम नहीं जाएगी. दैट इज सस्टेनेबल लिविंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अगर मुझे अपनी ही चीजों में बढ़ावा भी करना है, इफ आई हैव टू एक्सपैंड व्हाट आई एम डूइंग, तो आई हैव टू एक्सपैंड इन दिस सेंस कि वापस वो दूसरे किसी के राइट्स को, दूसरे किसी के अपॉर्चुनिटीज को एनक्रोच ना करे. वो एक इस दिशा में जाए कि ह्यूमैनिटी विंस, इंसानियत की विक्ट्री रहेगी, नॉट जस्ट माय ओन. सिर्फ मेरा पेट भरेगा वैसे नहीं,
So that is sustainable development. Global well-being, that is also one of the motives कि हर दुनिया में हर किसी का इससे फायदा होना चाहिए. ये सारी क्वालिटीज मिला के एक ग्लोबल सिटीजन बनता है. नाउ वी आर लकी टू हैव हैड एलिमेंट्स ऑफ दिस. आई वोंट से कि शायद हम लोग के जितने भी पूर्वज है वो सारे ग्लोबल सिटीजन्स ही थे या सारे आइडियल सिटीजन्स ही थे, बट अलग अलग दिशा में देख के हम लोग को एक जनरल सेंस, जनरल आइडिया आती है कि एक्चुअली ग्लोबल सिटीजन कैसा रहना चाहिए. सो वी आर लकी टू हैव दैट. ज्यादातर जगह तो वो भी नहीं है. यू गो टू यूके में किसी को भी, नोबडी नोज द कॉलोनियल एक्टिविटीज ऑफ इंग्लैंड. उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इंडिया में क्या किया. उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अफ्रीका में जाके क्या किया. उनको ये भी नहीं पता कि यूएस में क्या किया उन्होंने. पीपल इन यूके आर नॉट टॉट देयर ओन हिस्ट्री. खुद की ही हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं. एंड दे हैव मेड डैम श्योर दैट वी आल्सो डोंट टीच आवर हिस्ट्री टू आवर चिल्ड्रन. उन्होंने इस तरह से सिस्टम बनाया है ताकि हम भी अपनी हिस्ट्री अपने बच्चों को ना दे. सो we need to look back and we need to reposition ourselves. हम लोग को वापस एक बार अपनी जगह पहचाननी जरूरी है. And that is the vision of this policy for global citizens. तो इसका जो पहला स्टेप है that is about school education. तो जो पहले सिस्टम था, ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है, this is प्री स्कूल, everything up to KG2. तो लोग इसमें काफी प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं by running it like a business. कि they buy all the attractive material, they buy all the colorful material. जो जितनी फ्लैशी चीजें हो सकती है वो सब बाय करके रखते हैं. बट what do you think is the ideal play material for children? आप जब छोटे थे तो आपके लिए सबसे परफेक्ट प्ले मटेरियल क्या था, या ऐसी कोई चीज जिससे आपको सबसे ज्यादा सीख मिली हो? व्हाट वाज इट? ग्राउंड, आउटडोर गेम्स स्पेशली. मिट्टी, ग्राउंड, मिट्टी, हाँ वो चक्के, सब कुछ. व्हील्स होते थे ना साइकिल के, साइकिलिंग ये वो. सो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि हम लोगों को कोई खिलौना चाहिए. हम लोग को आसपास में जो मिलता था हम लोग उसका खिलौना बना देते थे. तो क्रिएटिविटी कहाँ से आती थी? इसी से तो आती थी. इफ वी लुक एट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट वेज, तो दैट इज हाउ वी वुड अंडरस्टैंड के यू नो आई कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ एनीथिंग. उसी से तो क्रिएटिविटी डेवलप होती है. इजीली अवेलेबल थिंग्स, यस. चीजें खरीदना हम लोग की डिक्शनरी में था ही नहीं तब. तो अगर हम लोगों को खिलौना दिया जाए, तो जब खिलौना देते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि दिस इज अ साइकिल. तो मेरे दिमाग में बचपन से ही साइकिल की बाकी जितनी भी इमेजिनेशंस है, जितने भी डिजाइन्स मैं बना सकता था बड़े होके, वो सारे पहले क्रश हो गए शुरुआत होते से. तो इफ आई वुड हैव बिकम एन इन्वेंटर, जो एक ऐसा साइकिल बना सकते थे जिसकी वजह से पूरे दुनिया का ही व्हील का सिस्टम रेवोल्यूशनाइज हो जाता था, तो वो पहले क्रश हो गया. अगर मुझे किसी ने एक ऐसा टॉय सेट दिया जिसमें, जैसा हम लोग डोमेस्टिक और वाइल्ड का डिस्कस कर रहे थे, तो वो टॉय सेट में है कि ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स के आवाज है एंड ये सारे जो है ये वाइल्ड एनिमल्स के आवाज है. आप बटन दबाओ तो आवाज आएगा. तो उसकी वजह से आपने कितनी सारी चीजें किल कर दी है. वन, वो टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक. सो ऑटोमेटिकली जिन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडीइंग विद इट यूजिंग देयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ. जिस चीज से उनकी मौत होती है उससे हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं. सेकंड, हम लोग इलेक्ट्रिकली उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हम लोग जब बटन दबाएंगे तब वो आवाज करेंगे. व्हाट कंट्रोल वी हैव ऑन दीज एनिमल्स. हम लोग अगर चाहेंगे तो वो एनिमल्स आवाज करेंगे.
imagine what would happen if the same child was led to a forest, was led to a village, जहां पर उसे एक वो काऊ की, वो गाय की आवाज सुनने के लिए काफी देर वहां बैठना पड़ता था. So that would develop patience, that would develop observation skills, that would develop the listening faculties, कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, एंड सुनने के लिए तैयार होने के लिए कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है. तो ये सब चीजें एक साथ डेवलप होती थी. यहाँ क्या डेवलप हो रहा है? The same thing if we do with rattles and जो वो रहता है ना, क्रिब्स मतलब जहाँ बच्चों को सुलाते हैं उसके ऊपर जो टॉयज वगैरह लटकाते हैं, जो जिसको हाथ मार के आवाज वगैरह ये होता है. So if the child does it, it's fine, it is still understandable. But हम लोग अगर उनका अटेंशन गेन करने के लिए ये चीज करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उतनी ही एज से उनको समझा दे रहे कि मतलब जब बेल बजती है तो अटेंशन देना. सो तब हम लोग ये समझाते हैं कि बेल पे अटेंशन दो, फिर बाद में बाकी की सारी जिंदगी हम लोग लगा देते हैं उनको ये समझने के लिए, समझाने के लिए कि दोनों बेल के बीच का जो समय है तब अटेंशन दो. सो पूरा सिस्टम ही हम लोग का उल्टा है. तो these are just some of the examples, many multiple examples, and that is the reason कोई भी चीज जब बिगड़ती है ना, वो किसी एक चीज की वजह से नहीं बिगड़ती है. इट इज अ होल सिस्टम दैट इज गोइंग इनकरेक्ट. जब कोई सही रास्ता बचता ही नहीं है, उसके वजह से बिगड़ती है. सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड दैट स्टेज, एंड इससे हम लोग को रिकवर करना बहुत जरूरी है. सो ये जो सिस्टम है, प्री स्कूल तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सीधा 10 साल का रहता है, 1st to 10th. फिर बाद में फिर बाद में 11th and 12th. तो ये सिस्टम को उन्होंने रीडिजाइन किया है. नाउ इट इज गोइंग टू बी 5 years फाउंडेशनल, 3 years प्रिपरेटरी, 3 years मिडल एंड 4 years सेकेंडरी. तो फाउंडेशनल में जो पहले के 3 साल है, दैट इज नर्सरी, KG1 एंड KG2, इतना जो है वो एक चंक आ गया. प्रेपरेटरी जो है, प्रेपरेटरी मतलब आगे का जो मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसके लिए चीजें सब तैयार है कि नहीं, वो चेकिंग एंड वो डेवलपमेंट के लिए जो समय है वो वापस 3 साल का है. दैट इज फ्रॉम 3rd to 4th and 5th. देन मिडल जो है दैट इज 6th, 7th, 8th. तो यहाँ धीरे धीरे एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान, फिर धीरे धीरे स्किल्स पे ज्यादा ध्यान, फोकस एंड ऑल दीज थिंग्स के थोड़ा सा फ्यूचर पे भी गौर करना वगैरह, ऑल दीज थिंग्स आर मोर प्रोमिनेंट हियर. एंड देन सेकेंडरी, where you have to choose your stream, where you have to choose your vocational, your skills and everything. ये secondary में आएगा. So this is how they have divided this part. तो ये जो 5 वाला जो पार्ट है, फाउंडेशनल जो है, यहाँ पर you have something called ECCE. पहले it used to be only ECC, sorry, ECE. So that was early childhood education. Now it has become early childhood care and education. अब उन्होंने समझ लिया है कि चीजें जो एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड, ये सारी जो चीजें हैं, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सिर्फ बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए तो उनको बस पढ़ाना शुरू कर दो, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. तो इसलिए धीरे धीरे करके वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज early childhood care and education, which is the foundation of learning. So I think we have discussed too many things today. We'll give it some time. Try to go back through everything that we have discussed so far, and we'll begin this part from tomorrow along with the remaining 3 schools.
सो अगले 5-10 मिनट के लिए does anyone have any questions? Does anyone have any points that we should be discussing? कोई सवाल है, कोई डाउट है? Actually, I got disconnected. So I could hear tomorrow will begin with NEP along with the remaining 3 schools. So besides the recap wala thing, yes, Resha ma'am. Sir, in our school, sir, there was one subject, sir, value education, sir. I don't know, it was till 8th or something, or till 9th or 10th, it was not there. From 5th to 8th, it was there, value education. So we had one book also, and we had to maintain a notebook in which we were used to write all these things like honesty, cleanliness. So in the early morning, the session, the class was from 8 to 8:30 of value education. So I think 8:30 to 9 o'clock. Daily we used to have first to fourth. First to fourth, okay. I don't remember. No, it was in 5th, 6th also, I think. We made charts in 7th standard also, value education. That was a very good subject, apart from the usual subjects. Yeah, but then the thing is कि अभी जो recent studies हुई है उसको देख के ये समझ में आया है कि if anything, not just value education, if anything is taught in a disconnected manner, disconnected मतलब जैसे एक पूरा सब्जेक्ट ही हम लोग वैल्यू एजुकेशन का ले रहे हैं, एक पूरा सब्जेक्ट ही हम लोग केमिस्ट्री का ले रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर डिस्कनेक्टेड तरीके से अगर सिखाई जाती है तो इट नेवर गेट्स इंटीग्रेटेड लेटर ऑन, बाद में जाके उसको कनेक्ट कर ही नहीं पाते हम लोग, which is why most of the people look at value education, moral science as just something that you grew up with. मतलब you know कुछ तो भी आपको कोई ऐसी चीज थी जिससे गुजरना पड़ा. That is how most of the people look at it. Yes, sir. It was only a subject. But instead of that, if it is focused on through other things as well, जैसे if you study history में अगर हम लोग ये पढ़ते हैं कि अफ्रीकन जो ट्राइबल्स है या हम लोगों के भी जो पुराने the people who used to kill animals to eat, so there was हम लोग के, in the sense I'm talking about like Stone Age and before that, so there was it was found in many indications through history, through cave paintings, through various burial sites and fossils कि जब भी कोई एनिमल मारा जाता था तो उसके साथ में कुछ प्रेयर बोली जाती थी, यूजुअली रिलेटेड टू नेचर. नाउ मोस्ट ऑफ द मॉरल साइंस एंड वैल्यू एजुकेशन जो है ये यूजुअली this is taught in schools that are from convent, like related to convent, related to the nunnery, Christianity. So Christianity was one of the first religions that banned pagan worship. Banned pagan worship मतलब क्या? जो जितनी भी religions है
जो उन गॉड्स को वर्शिप करते हैं which are related to nature, which are related to spirit, which are related to animals and energies like sun and rain and all these things. All that is considered pagan worship. तो उनके जो क्रूसेड्स थे, क्रूसेड्स मतलब जहाँ पर वो लोग आर्मीज सेंड कर करके they used to kill people who used to do pagan worship. उनके साथ साथ में एक मिनिस्टर भी जाता था, वो मिनिस्टर कन्वर्ट करता था. अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो then you become a Christian. If you don't get converted, तो you die. And these are the schools that are teaching us value education and moral science. So this is the reason why we need, मतलब especially in Christian schools, एक वैल्यू एजुकेशन और मॉरल साइंस का अलग से कोर्स या अलग से स्टडी करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ गॉड, द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, द कंसेप्ट ऑफ थियोसॉफी has become disconnected from nature, from science, from lifestyle and from livelihood. जहां पर ये सारी चीजें एक साथ मिलती है, वहां पर आपको ये सारी चीजें अलग से पढ़ाए जाने की जरूरत ही नहीं. A child learns very quickly कि if I hit another child, and this I'm talking about a 1-year-old, 2-year-old child. I'm not even talking about a child who's like 5-year-olds or 4 years old. 1-2 साल के ही बच्चे ने जब दूसरे 1-2 साल के बच्चे को मारा रहा और वो दूसरा बच्चा रोने लगता है, this one becomes scared. This one starts understanding, oh, if I hit this child, then there is hurt, there is pain, there is suffering, there is and I don't like that. When somebody else starts crying, उसके वजह से जो आवाज आती है वो मुझे पसंद नहीं है. तो if I'm hitting someone, कोई ऐसी चीज हो रही है जो ना ही मुझे पसंद है ना ही उसे पसंद है, तो why am I doing it? But the same child, if this child is behaving in a way that I don't want and मैं उस बच्चे को चाटा मारता हूँ, तो वही बच्चा जब दूसरे बच्चे को चाटा मारता है and that child starts crying, this child will start laughing. Have you noticed this? Yes. Yes. जिस बच्चे को मार पड़ती है वो बच्चा स्कूल में इस तरह से बिहेव करता है कि वो दूसरों को जब मारता है तो उसके चेहरे पे हंसी होती है. So that is how value education works, naturally and unnaturally both. Any further questions? Any other questions? One more very significant reason why Indians are supposedly, traditionally, I'm not saying like today, but traditionally, Indians have had a very strong sense of ethics and human rights and all this, ये जो value education वगैरह है, value systems है, ये principles है जिसको हम लोग धर्म बोलते हैं, ये हम लोगों के इसमें बहुत strongly embedded है, because we traditionally have been growing up with animals. या तो कोई stray dog रहता है या कोई गाय रहती है या फिर कोई कुछ ना कुछ रहता है, बिल्ली रहती है, something is always around us. कोई चिड़िया रहती है, लोगों के घर में चिड़ियाघर वगैरह रहते हैं, तो हरदम कुछ ना कुछ रहता है, गिलहरी रहती है. We grow up looking at how ethics work all around us. We grow up looking at how things live on each other
through each other, with each other. तो जब बचपन से ही ये देखते हुए हम लोग अगर बड़े होते हैं, तो the only thing we need to do is acknowledge it. ये बच्चा जिसके घर में एक डॉग है, वो जब बड़ा होता है and in a class of ethics at college level when they are teaching about animal cruelty and so on, तो उसको तब की याददाश्त जागरूक होती है उसकी. They remember things that are 20 years ago. So these seeds are deeply set within us and all we have to do is acknowledge them. So जो education system that we are looking at through national education policy is this, कि जो already हम लोग कर रहे हैं उसको पहचानो, उसे acknowledge करो, उसे value दो, give that value, तो automatically the rest of the things will develop. Okay, so yeah, so if we don't have questions, we can conclude today. And we'll pick it up tomorrow. So thank you. We'll have a short centering and then we'll disperse. Sit comfortably. Take a few deep breaths. And whenever you are ready, you may close your eyes. Thank you. See you all tomorrow. Thank you, everyone. Bye. Thank you, sir. Bye, everyone. Thank you, sir. Bye, everyone. Bye, sir.